हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने पीछे के जितने भी लेक्चर थे उनके आधार पर हमने क्वेश्चन किए थे, कुछ पर्सन्स किए थे और उन पर्सन को हमने अच्छे से डिस्कस किया था और वो हमें बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से समझ में आए थे। जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किए थे उन्हीं के आधार पर वो क्वेश्चन थे। आज के हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे औसत परमाणु भार क्या होता है, औसत अणु भार क्या होता है, सापेक्ष घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है जिसको परम घनत्व भी बोल देते हैं हम, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है और वाष्प घनत्व क्या होता है। सॉरी, इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा जो चैनल है रूबीडियम कोचिंग या रूबीडियम, ये चैनल आपको बहुत ही प्यारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि आपको जो केमिस्ट्री है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक रूबीडियम चैनल पर पढ़ाई जा रही है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो से हीरो बनाने वाला कंटेंट आपको रूबीडियम चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अतः आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस कंटेंट का फायदा मिले। तो देरी ना करते हुए आज का जो ये लेक्चर है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सब लोगों का तहे दिल से रूबीडियम चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक है औसत परमाणु भार। क्या है बच्चों? औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम एवरेज। एवरेज शॉर्ट में लिखा है मैंने एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज की स्पेलिंग आप लिख लेना, मैं लिख देता हूं फिर भी। AVERAGE, एवरेज एटॉमिक मास। तो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि हमारे पास प्रकृति में, या ऐसे बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी जो हमारी है, उस आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हमारे पास में है वो सारे तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ कुछ समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं, किसी के समस्थानिक नहीं। तो मान लो कोई भी तत्व प्रकृति में पाया जाता है तो वो अपने समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दो, हाइड्रोजन हमारे पास में है। हाइड्रोजन के खुद के 3 समस्थानिक है, एक है 1H1 और दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। इसकी बात हमने करी थी जब हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो समस्थानिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, इन सारे समस्थानिक को हम कंसीडर नहीं कर सकते, हम ले नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, उन तीनों समस्थानिक का जो परमाणु भार है, उस परमाणु भार का औसत भार निकालते हैं और उस औसत भार को हमने कहा रख रखा है, अपनी आवर्त सारणी में रख रखा है। तो जो इन समस्थानिकों का जो औसत भार है वही आवर्त सारणी में परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। तो जो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार 1 है वो इन तीनों समस्थानिकों के औसत भार के बराबर है। एक्चुअल में बच्चों हम उसको 1 यूज करते हैं, लेकिन जब आप आवर्त सारणी देखोगे तो वो एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। हम इसको पूर्णांक में बदल करके यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे ही अलग अलग तत्व होंगे जो अपने समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं, और जो समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं तो उनका औसत भार हम निकाल लेते हैं, और वो जो औसत भार है उस परमाणु का या उस तत्व के परमाणु भार के परमाणु भार को प्रदर्शित करता है। अब देखो बच्चों, कोई भी समस्थानिक होगा तो कोई ना किसी मात्रा में उपस्थित होगा। तो जैसे मान लो कोई भी समस्थानिक किसी ना किसी परसेंट में उपस्थित होगा। जैसे मान लो हमारे पास में एक तत्व है ए, जिसके 3 समस्थानिक है A1, A2 और A3। ठीक है, अब A1 हमारे पास में 10% है, A2 हमारे पास में 50% है, तो A3 कितना 40% प्रकृति में पाया जाएगा। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो अब जो समस्थानिक प्रकृति में उपस्थित है उनका औसत भार हम निकाल लेते हैं। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक नया टर्म आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रचुरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अबंडेंस। प्रचुरता का मतलब होता है कि कोई भी समस्थानिक प्रकृति में कितनी मात्रा में पाया जाता है। प्रचुरता का मतलब क्या है कि कोई भी समस्थानिक जो है प्रकृति में कितनी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करूं
तो एग्जाम्पल है बोरोन। बोरोन बोरोन के दो समस्थानिक है, एक है बोरोन 11 और एक है बोरोन 10। जो बोरोन 11 है ये 80% मात्रा में प्रकृति में पाया जाता है, और ये जो बच गया वो कितना 20%, क्योंकि हमें पता है कि टोटल परसेंट तो कितना होना है 100 ही होना है। अगर ये 80% है तो ये कितना परसेंट प्रकृति में पाया जाएगा, 20% प्रकृति में पाया जाएगा। समझ में आई बात? अगर ये 80% है तो ये कितना परसेंट पाया जाएगा, 20% ही प्रकृति में पाया जाएगा। तो अगर मैं औसत परमाणु भार की परिभाषा आपको आपके सामने प्रस्तुत करूं मैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई समस्थानिकों का जो प्रचुरता है, समस्थानिक कितनी मात्रा में उपस्थित है, या ऐसे बोल सकते हैं यह है किसी तत्व के समस्थानिकों के औसत परमाणु भार के बराबर होता है, यानी और ये कितनी प्रचुरता में उपस्थित है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व है, उसके समस्थानिक प्रकृति में कितनी मात्रा में उपस्थित है, उन सब का औसत निकाल देंगे, समस्थानिकों के औसत परमाणु भार के बराबर होता है। अब ये किसके आधार पर होता है, प्रचुरता के आधार पर। तो हम इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि सापेक्षिक प्रचुरता के आधार पर किसी भी तत्व के समस्थानिकों के औसत परमाणु भार के बराबर होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको एक दिया है, अभी मैं एक डिटेल में एग्जांपल आपके सामने सोल्व करूंगा किस प्रकार से हम किसी भी तत्व का परमाणु भार, औसत परमाणु भार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके पास थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया इसलिए कि बाहर डीजे बज रहा है, तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपके पास में डीजे की आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, बाहर डीजे बज गया बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास में कि बोरोन है, इस बोरोन के दो आइसोटोप्स है, बोरोन 11 और बोरोन 10। बोरोन 11 जो है, अब मैं टेबल बना रहा हूं एक है बोरोन 11, एक है बोरोन 10। बोरोन 11 जो है उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार जो है वो 11, जो ये 11 लिखा हुआ है वो 11 और ये 10। अब हमें पता है कि बोरोन 11 का अगर परसेंटेज देखो तो ये 80% है और बोरोन 10 जो है वो 20% है। तो हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है हमें औसत परमाणु भार। अब औसत परमाणु भार निकालना है तो औसत परमाणु भार निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। अब वो फॉर्मूला मैं पीछे वाली स्लाइड पे लिखने वाला था लेकिन थोड़ा सा डीजे की वजह से डाइवर्ट हो गया, तो हमारे पास में हो गया औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार बराबर कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। ये फॉर्मूला याद कर लेना है अपने को। अब ध्यान देना बच्चों, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल, तो अगर हमें औसत परमाणु भार निकालना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कुल द्रव्यमान, और द्रव्यमान तो इधर कुछ लग ही नहीं रहा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में निकालना पड़ेगा कुल मोल, और मोल का भी कोई लोचा हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो मोल भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज को क्या मान लेंगे, मोल मान लेंगे। परसेंटेज को क्या मान लेंगे, मोल मान लेंगे। तो कैसे, जैसे मान लो ये परसेंटेज दिया हुआ है तो इस परसेंटेज को मोल मान लेंगे, तो हमारे पास में B11 के परसेंटेज है 80, तो हमारे पास इसके मोल हो जाएंगे 80। B10 के परसेंटेज है 20, तो इसके मोल हो जाएंगे हमारे पास में 20। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मान लो किसी भी पदार्थ के मोल हमें दिए हुए हों, किसी भी परमाणु के मोल हमें दिए हुए, ये पढ़ चुके हैं बच्चों को,
मोल हमें दिए हुए हो और उसका परमाणु भार हमें दिया हुआ हो तो उसका भार निकाल सकते हैं। तो हम भार निकालेंगे उसका, तो मोल गुणा परमाणु भार, तो 11 गुणा 80। ऐसे इसका निकालेंगे तो 10 गुणा 20। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे अपन, अब इस फॉर्मूले में रख देंगे बच्चों। देखो, तो औसत परमाणु भार यानी एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान होगा कितना, इन दोनों का योग, तो कितना होगा 11 8 88, 88 880 प्लस 10 ये हो गया 200, तो ये लो 200 अपॉन कुल मोल। कुल मोल कितने होंगे, इसके 80 इसके 20, 80 प्लस 20 हमारे पास में आ गया 1080 बटा 100। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 10.8 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो बच्चों देखो, बोरोन जो है प्रकृति में दो समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, बोरोन 11 और बोरोन 10 के रूप में। और जब हम उसका औसत परमाणु भार निकालते हैं तो वो आता है हमारे पास में 10.8, जबकि हम परमाणु भार बोरोन का कितना यूज करते हैं, 11 यूज करते हैं। 11 हम इसलिए यूज करते हैं, हम इसका क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको पास में ले आते हैं, पास से ज्यादा होने के कारण हम इसको 11 मान लेते हैं, जबकि एक्चुअल में वो 11 आता नहीं है, 10.8 है। आप आवर्त सारणी चेक करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अगर कोई समस्थानिक दी हुई हो, उसका प्रतिशत दिया हुआ हो, तो आप उसका औसत परमाणु भार निकाल सकते हो। इसको नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, देखो अगला क्वेश्चन, क्लोरीन है हमारे पास में। क्लोरीन के दो समस्थानिक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ये दो समस्थानिक है। क्लोरीन 35 हमें दिया गया है 75% होता है प्रकृति में, और ये होता है मान लो 25%। यानी क्लोरीन जो है वो प्रकृति में दो समस्थानिक क्लोरीन 35 और क्लोरीन समस्थानिक 37 के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन 35 है वो प्रकृति में 75% और क्लोरीन 37 है वो प्रकृति में 25% पाया जाता है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार क्या होगा, क्लोरीन का औसत परमाणु भार क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, औसत परमाणु भार निकालने के लिए हम वही टेबल बनाएंगे अपनी, ये देखो इसे। तो हम सॉरी, दो ही समस्थानिक है हमारे पास में, तो ज्यादा की जरूरत अपने को है नहीं। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अगर मैं इसके परमाणु भार की बात करूं, परमाणु भार की, तो क्लोरीन 35 का परमाणु भार है 35 और 37 का परमाणु भार है 37। अगर मैं इसके परसेंटेज की बात करूं तो ये परसेंटेज दिया हुआ है 75, ये परसेंटेज दिया हुआ है 25। तो हमें क्या मान लेना है, परसेंटेज को ही मोल मान लेना है। तो परसेंटेज को मोल मान लेंगे तो इसके मोल हो गए 75 और इसके मोल हो गए 25। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें औसत परमाणु भार निकालना है, तो फॉर्मूले में यूज होता है कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। तो कुल द्रव्यमान निकालना है तो मोल होने जरूरी है, मोल हमारे पास में आ जाएंगे। तो कुल द्रव्यमान यानी कुल भार अगर हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 75 मोल इंटू इसका परमाणु भार, तो 75 गुणा 35, और ये हो जाएगा 37 गुणा 25। ठीक है, तो औसत औसत परमाणु भार बराबर कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। ठीक है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, इसको इससे गुणा करेंगे। तो मैं इसको इससे गुणा करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 75 को 35 से गुणा करेंगे, तो 5 25 2 35 37 375, ये हो गया 15 को 5 21 22 5 12 6 26 25, तो ये एक तो आ गया 26 25, ये तो आ गया हमारे पास में 26 25। दूसरे को गुणा कर लेंगे तो 37 को गुणा करेंगे 25 से, 7 5 35 3 15 3 18 74 5 12 7 8 9, ये आ गया 925।
अपॉन कुल द्रव्यमान, कुल मोल कितने हो जाएंगे 75 प्लस 25, 75 प्लस 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 0 वहां से लिखिए 1, 2 और 2 4, 1 5, 9 और 6 15 को 5 वहां से लिखिए 1 और 3 बटे 75 और 2500, तो हम पॉइंट लगा देंगे तो 35.5। तो क्लोरीन का परमाणु भार ग्राम पर मोल, एक मोल का कितना होता है 35.5। तो हमें पता है क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। अब वो 35.5 कैसे आता है, उसका कारण ये है कि क्लोरीन जो है अपने समस्थानिकों के रूप में प्रकृति में पाया जाता है और उनका औसत परमाणु भार हम निकालते हैं तो हमारे पास में 35.5 आता है। ऐसे ही प्रकृति में पदार्थ जो तत्व समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं उनके सभी समस्थानिकों का परमाणु भार जो है उसका औसत निकाल लेते हैं तो वो उस तत्व का परमाणु भार है और वही परमाणु भार आवर्त सारणी में लिखा हुआ है। समझ में बात। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सभी तत्वों का परमाणु भार पॉइंट्स में क्यों आता है, उसका कारण यही है बच्चों, क्योंकि उसके समस्थानिकों का हम औसत निकालते हैं, इसलिए सभी तत्वों का परमाणु भार किस में आता है, पॉइंट्स में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी परमाणु दिया हुआ हो तो उसका औसत परमाणु भार कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि कार्बन जो 12 है, कार्बन के दो समस्थानिक है, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13। कार्बन के दो समस्थानिक है, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13। तो ध्यान देना, कार्बन है हमारे पास में, उसके दो समस्थानिक है कार्बन 12 और कार्बन 13। अगर हम इसका औसत अनुभार निकालते हैं, यानी अनुभार नहीं, परमाणु भार, औसत परमाणु भार निकालते हैं तो वो आता है हमारे पास में 12.01। क्या आता है 12.01। तो हमें इसका परसेंटेज बताना है, हमें इनका क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। ये क्या होगा, कार्बन के दो समस्थानिक है, एक कार्बन 12 एक कार्बन 13, औसत परमाणु भार दिया हुआ है हमें 12.01 और इनका परसेंटेज बताना है कि कार्बन 12 कितना परसेंटेज है और कार्बन 13 कितना परसेंटेज है। तो देखो बच्चों टेबल बना लो अपने, तो वही ये आ गया हमारे पास में कार्बन 12 और ये कार्बन 13। अगर मैं इसके परमाणु भार की एटॉमिक मास की बात करूं तो ये 12 इसका 13, परसेंटेज हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका x मान लूं तो परसेंटेज कितना होता है, टोटल 100 होता है। अगर इसका x मान लूंगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो मोल निकाले हम तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में, इसका तो x, इसका 100 माइनस x। अगर भार निकाले हम तो भार क्या हो जाएगा, गुणा कर दो मोल को किससे, परमाणु भार से। तो ये तो हो गया 12x और इसको इससे सीधा ही गुणा कर रहा हूं बच्चों में, तो 100 माइनस x गुणा 13, ये आ गया भार। अब हमारा औसत परमाणु भार का फॉर्मूला, तो औसत परमाणु भार बराबर कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। तो वो आ जाएगा, औसत परमाणु भार कितना दिया हुआ है हमें 12.01, तो ये आ गया 12.01 बटा कुल द्रव्यमान कितना होगा इन दोनों का योग, तो 12x प्लस गुणा करके लिख रहा हूं 13 को 100 से 1300 माइनस 13 को x से 13x अपॉन कुल मोल कितने होंगे x और ये x प्लस 100 माइनस x। तो देखो बच्चों ये x से x कट गया तो ये बच गया 100। अब ध्यान देना, इस 100 को मैं इधर गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1201 बराबर 12 प्लस का x है और ये 13x जो है माइनस का, इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 1300 माइनस x। अब देखो मैं इसको इधर ले आता हूं, ठीक है, इसको इधर ले आता हूं, तो मैं इस 1200 को तो उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो x बराबर हो गया 1300 माइनस 1201, तो x आ गया हमारे पास में 99%। तो x आ गया हमारे पास में 99%। तो x कितना है कार्बन 12, तो कार्बन 12 हो गया हमारे पास में 99%।
x बराबर 99%। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 99 यानी 1। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में कार्बन के दो समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 13 है जिनका औसत परमाणु भार 12.01 है, तो कार्बन 12 जो है वो 99% प्रकृति में उपस्थित होगा और कार्बन 13 जो है वो 1% प्रकृति में उपस्थित होगा। तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास में 100 माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 99 बराबर 1%। तो ये तो आ गया कार्बन 12 और ये आ गया हमारे पास में कार्बन 13। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये बहुत ही प्यारा समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आप पढ़ रहे हैं बच्चों। लेकिन इस कंटेंट का फायदा अपने दोस्तों को भी दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कंटेंट का फायदा ले सके। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाला कंटेंट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इसके बारे में जान सके, अपने कंटेंट जो कंटेंट इस चैनल पे है उसका बेनिफिट ले सके। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है। ऑक्सीजन है हमारे पास में, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16 जो है ये है 90% प्रकृति में, और ये दोनों जो है ये दोनों है हमारे पास में 10% प्रकृति में। कितना है? 10% प्रकृति में, यानी इसको ऐसे बोल सकता हूं ऑक्सीजन 16 जो है वो प्रकृति में है 90% और ऑक्सीजन 17 प्लस ऑक्सीजन 18 वो है प्रकृति में 10%। और औसत परमाणु भार जो है, औसत परमाणु भार है हमारे पास में 16.12। तो हमें ये बताओ कि ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 17 ये प्रकृति में कितना परसेंट है, कितना परसेंट प्रकृति में ये उपस्थित है। तो देखो बच्चों, देरी नहीं करते हुए अपन को वही करना है, वही काम करना है, अपना टेबल बनानी है। टेबल बनाएंगे तो अब सीधा करेंगे अपन। ये टेबल बनानी है अपन ने, ये ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 17, ये ऑक्सीजन 18। एटॉमिक मास सबका, एटॉमिक मास लिखेंगे ऑक्सीजन 16 का 16, इसका 17, इसका 18। परसेंटेज लिखेंगे तो इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन 16 का परसेंटेज दिया हुआ है 90, तो ये लो 90। ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 का दोनों का 10 दिया हुआ है। अगर मैं 17 का x मान लूं, दोनों का 10 है, तो इसका कितना हो जाएगा 10 माइनस x, तो मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा हमारे पास में परसेंटेज के बराबर, इसका 90, इसका x, इसका 10 माइनस x। तो भार कितना हो जाएगा, भार निकालेंगे तो भार हो जाएगा हमारे पास में, इसके मोल को इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाए 16 नाम का 144, तो ये आ गया 1440। इसको इससे गुणा करेंगे तो 17x, इसको इससे गुणा करेंगे तो 80 माइनस 18x, ये आ गया हमारे पास में कुल भार। तो अपना वही रामबाण फॉर्मूला, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल, तो औसत परमाणु भार बराबर कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। तो औसत परमाणु भार हमें दिया हुआ है कितना है 16.12, तो ये रखो 16.12, ये बराबर हो गया कुल द्रव्यमान। तो सबको ऐड कर देंगे भार को। अब मैं देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ, 80 और 1440 सीधा लिख देता हूँ, 1440 प्लस 17x प्लस 80 माइनस 18x बटा कुल मोल। कुल मोल कितने 90x 90 प्लस x प्लस 10 माइनस x, तो ये x से x कट गया, तो 90 और 10 100 को इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1612, और ये कितना हो जाएगा 1440 प्लस 80 कितना हो गया 180 है, ये 180 है बच्चों, 180 होगा, 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180।
180 और ये कितना हो गया 1500, 1620, तो 1620 और माइनस का x, 1620 माइनस का x। अब इस x को मैं इधर ले आऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो x यहां से आ जाएगा हमारे पास में, x बराबर आ गया 8, तो x आ गया हमारे पास में 8%। और x माना किसको था अपन ने, ऑक्सीजन 17 को, तो ऑक्सीजन 17 आ गया हमारे पास में 8%, ऑक्सीजन 17 आ गया हमारे पास में 8%। तो ऑक्सीजन 18 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 यानी 2%, तो ऑक्सीजन 17, आगे चलता हूं, ऑक्सीजन 17 आ गया हमारे पास में 8%, ऑक्सीजन 18 हो जाएगा हमारे पास में 10 माइनस x, यानी 10 माइनस 8 बराबर 2%। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी समस्थानिक कितनी प्रतिशत मात्रा में प्रकृति में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, आगे चले, तो चलो आगे चलते हैं, फिर इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। आगे चले, जैसे हमने औसत परमाणु भार निकाला है, जैसे हमने औसत परमाणु भार निकाला है, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, औसत अणुभार निकालेंगे। तो औसत अणुभार क्या होगा, परमाणु में परमाणु लिए हमने, और अणु में क्या लेंगे, अणु लेंगे। तो ध्यान देना, औसत अणुभार, औसत अणुभार, एवरेज मॉलिक्यूलर, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो औसत परमाणु भार हो जाएगा हमारे पास में, औसत सॉरी अणुभार, औसत अणुभार हो जाएगा कुल द्रव्यमान, वही फॉर्मूला अपना, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल, कुल मोल, ये हमारे पास में क्या है, औसत अणुभार का फॉर्मूला है, ये इसको याद रख लेना है। मतलब औसत जहां भी निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगाना है बच्चों। परमाणु भार में भी हमने यही देखा, अणुभार में भी यही देखा, लेकिन ये जनरली क्या होता है, गैसीय मिश्रण के लिए काम में आता है, गैसीय मिश्रण के लिए काम में आता है, गैसीय मिश्रण के लिए काम में आता है। गैसीय मिश्रण का हमें औसत अणुभार निकालना हो, गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार निकालने के लिए ये हमें काम में आता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक गैसीय मिश्रण है जिसमें हमने क्या लगाया, 56 ग्राम जो है नाइट्रोजन मिला दी, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, 96 ग्राम जो है O2 मिला दी, और हमने 10 ग्राम जो है H2 गैस मिला दी। ये सब मिलाकर के एक मिश्रण हमने बना दिया, एक मिश्रण हमने बना दिया, और हमें ये ध्यान में रखना है, ये एग्जांपल है बच्चों, हमने ये मिश्रण बना दिया और हमें ये ध्यान में रखना है कि ये गैसें आपस में क्रिया नहीं करती, गैसें कैसी हैं, अक्रिय हैं, आपस में क्रिया नहीं करती है। तो ये जो मिश्रण बना है, ये गैसें आपस में क्रिया नहीं करती है, तो ये जो मिश्रण बना है, इस मिश्रण का औसत अणुभार क्या होगा, इस मिश्रण का औसत अणुभार क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, औसत अणुभार अगर हमें निकालना है, औसत अणुभार, तो हमारे पास में क्या क्या होना चाहिए, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। तो हमारे पास में द्रव्यमान होना चाहिए और कुल मोल होने चाहिए, कुल द्रव्यमान होना चाहिए और कुल मोल होने चाहिए। तो कुल द्रव्यमान तो हम निकाल लेंगे क्योंकि इन सबका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, तो हमें मोल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इनके भार दिए हुए हैं और भार से मोल निकालना हमें आता है, भार से मोल निकालना हमें आता है, हमने ये सीख चुका है, हम ये सीख चुके हैं। तो अगर हमें नाइट्रोजन के मोल निकालने हो तो नाइट्रोजन के भार दिया गया भार, अब ये जो नाइट्रोजन है क्या है, अणु है, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो दो नाइट्रोजन का 28 ग्राम, तो ये आ गया हमारे पास में 2, तो ये आ गए 2 मोल। कितने मोल आ गए, 2 मोल। सिमिलरली ऑक्सीजन का हमें निकालना हो तो 96 ग्राम हमें दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम, तो ये आ गया हमारे पास में 3 मोल। और ऐसे ही हमें हाइड्रोजन के निकालने हो तो हाइड्रोजन का दिया हुआ है 10 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2, तो ये आ गए 5 मोल। ये कितने आ गए, 5 मोल। ठीक है,
यानी नाइट्रोजन के कितने मोल आ गए 2 मोल, ऑक्सीजन के कितने मोल आ गए 3 मोल, और हाइड्रोजन के मोल आ गए हमारे पास में 5 मोल। तो अब इसमें रखो औसत अणुभार निकालना है, कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान जोड़ो भाई 56 प्लस 96 प्लस 10 बटा कुल मोल, कुल मोल 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, इसको जोड़ो बच्चों तो 6 6 12 2 10 11 और 5 16 बटे 10, तो आ गया हमारे पास में 16.2 ग्राम पर मोल। तो ये जो मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण का औसत अणुभार जो होगा वो होगा हमारे पास में 16.2 ग्राम पर मोल। तो बच्चों मोटी मोटी बात हमारे पास में यही है कि अगर किसी भी मिश्रण का औसत अणुभार निकालना हो तो फॉर्मूला हमारे पास में रामबाण फॉर्मूला है, औसत कुल द्रव्यमान बटा कुल मोल। समझ गए बात को, ये हमें ध्यान में रखना है। कुल द्रव्यमान निकालना है, मोल के टर्म्स में दिए हुए हो, नंबर ऑफ एटम्स के टर्म्स में दिया हुआ हो, और कुल मोल निकालने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, औसत अणुभार निकाल लेंगे। ऐसे ही हम औसत परमाणु भार निकाल, ठीक है। और क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं टाइप करवा के अच्छे से आप सब लोगों के सामने उसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे डेंसिटी की बात करें, परम डेंसिटी, परम घनत्व है, जैसे हम बात करें सापेक्ष घनत्व है, जैसे हम बात करें विशिष्ट गुरुत्व है, जैसे हम बात करें वाष्प घनत्व है। तो एक एक करके इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास में पहला टर्म है परम घनत्व है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम डी से भी डिनोट करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं डी से। तो डी बराबर हो गया हमारे पास में, वो हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसके बारे में हमने लास्ट में जब क्वेश्चन किए थे तो हम अच्छे से देख चुके हैं कि घनत्व बराबर होता है, परम घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इस टर्म में हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी टर्म आती है हमारे पास में सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो रिलेटिव सापेक्ष घनत्व हमारे पास में होता है, सापेक्ष घनत्व एक पदार्थ का घनत्व, एक पदार्थ का घनत्व, घनत्व बटा अन्य पदार्थ का घनत्व, अन्य पदार्थ का घनत्व, ठीक है। एक पदार्थ का घनत्व बराबर बटा अन्य पदार्थ का घनत्व। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक पदार्थ का घनत्व हमारे पास में D1 है और दूसरे का D2 है, तो दोनों पदार्थ का घनत्व इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, ये एक पदार्थ का घनत्व, ये दूसरे पदार्थ का घनत्व। इस प्रकार से हम सापेक्ष घनत्व की गणना कर सकते हैं। इन पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, ये जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ इन पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन में यूज हो जाती है तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो इन टर्म्स का मतलब हमें पता होना चाहिए कि परम घनत्व का मतलब क्या है, सापेक्ष घनत्व का मतलब क्या है, विशिष्ट गुरुत्व का मतलब क्या है। ये टर्म्स क्वेश्चंस में यूज होती है, जब ये क्वेश्चन में यूज होगी तो हमारे लिए समस्या क्रिएट कर सकती है, इसलिए इनके बारे में पता होना जरूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, आप बहुत ही प्यारा पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर पढ़ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पढ़ रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरत और बहुत ही अच्छे को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। समझ में बात। और अपना जो चैनल रूबिडियम है उसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि मैं मेरी केमिस्ट्री जो स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ वो फलानी चैनल से कर रहा हूँ, यानी रूबिडियम चैनल से कर रहा हूँ। तो आप भी रूबिडियम चैनल से जुड़िए और अपने जो अपना जो वीक है, केमिस्ट्री जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, जो केमिस्ट्री का डर दिमाग में बैठा रखा है उस डर को भगाइए। समझ में आई बात। तो चलो आगे 2-3 टर्म्स और डिस्कस करते हैं। अगला आता है हमारे पास में विशिष्ट गुरुत्व है।
विशिष्ट गुरुत्व, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है ध्यान देना। स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व, हिंदी में लिख देता हूं विशिष्ट गुरुत्व बराबर पदार्थ का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ये अपने पास में विशिष्ट गुरुत्व होता है। पदार्थ का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। जनरली ये द्रव व ठोस के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है सामान्यतया। सामान्यतया जनरली बोला है ना मैंने, सामान्यतया। ठीक है, तो विशिष्ट घनत्व क्या हो गया, किसी भी पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व का जो अनुपात होगा वो विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। ये जनरली ठोस और द्रव के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगला टर्म आता है हमारे पास में वाष्प घनत्व। अगला टर्म भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अगला टर्म आता है वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर का V और डेंसिटी का D, तो ये होता है किसी गैस का घनत्व, किसी गैस का घनत्व बटा H2 गैस का घनत्व, H2 गैस का घनत्व। ये याद रखना है हमें। ये जो भी फॉर्मूले में आपको लिखवा रहा हूं इनको एक बार याद कर लेना है। इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली ये समझा रहा हूँ। इनफैक्ट जब क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चंस में किस प्रकार से ये यूज होते हैं तब हमें और भी प्यार से अच्छे से समझ में आएगा। इस वेपर डेंसिटी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, किसी भी गैस का घनत्व है, गैस का घनत्व क्या होगा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे हमारे पास में विशिष्ट गुरुत्व था वो द्रव और ठोस के लिए यूज होता था, तो ये किसके लिए, गैसेस के लिए, गैसों के लिए, गैसों के लिए उपयोगी। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अगली स्लाइड पे चलेंगे तो डिस्कस करते हैं हम किस प्रकार से हम वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी बराबर होता है गैस का घनत्व, गैस डेंसिटी, हिंदी में लिख देता हूं, गैस का घनत्व बटा H2 गैस का घनत्व। तो गैस का घनत्व, अब देखो बच्चों ध्यान देना, गैस का घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, ये हमारे पास में होता है। अब ध्यान देना, अगर मैं एसटीपी और एनटीपी कंसीडर कर लूं, एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन कंसीडर कर लूं, तो एक मोल जो गैस है, एक मोल जो गैस है उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। और एक मोल जो गैस होगी, एक मोल जो गैस होगी उसका भार क्या होगा, उसके अणुभार के बराबर, अणुभार के बराबर होगा। उसका भार कितना होगा, अणुभार के बराबर। तो यह ध्यान देना, अगर मैं गैस का घनत्व निकालूं, डी गैस निकालूं, तो वो क्या होगा, द्रव्यमान किसके बराबर होगा, अणुभार के बराबर। और आयतन कितना होगा, आयतन होगा 22.4, ये एसटीपी में मान लो। ऐसे ही अगर मैं DH2 का निकालूं, DH2 का निकालूं यानी हाइड्रोजन गैस का घनत्व निकालूं, तो हाइड्रोजन गैस का अणुभार कितना होता है, 2, और इसका आयतन होगा 22.4। अब इन दोनों को क्या करूंगा मैं, इन दोनों को इसमें पुट कर दूंगा, इसमें रख दूंगा फॉर्मूले में। तो हमारे पास में वेपर डेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अणुभार
किसका? गैस का। गैस का अणुभार है ना, ये लो गैस का अणुभार है, ये गैस की डेंसिटी निकाले तो गैस का अनुभार बटा 22.4, और नीचे हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, तो हाइड्रोजन गैस की जो घनत्व होगा वो कितना होगा 2, और ये ऊपर चला जाएगा 22.4, ये इससे कट गया। तो हमारे पास में वेपर डेंसिटी आ गई, वो आ गई अणुभार किसका? गैस का बटे 2। इस प्रकार से हम वाष्प घनत्व की गणना कर सकते हैं, वेपर डेंसिटी की गणना कर सकते हैं। तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो वाष्प घनत्व हम गैसों के लिए यूज करते हैं उसका, उससे गैस का अणुभार भी निकाल सकते हैं। अगर गैस का अणुभार हमें पता है तो उससे वाष्प घनत्व भी निकाल सकते हैं, और गैस का वाष्प घनत्व अगर हमें पता है तो उससे अणुभार निकाल सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी बराबर अणुभार गैस बटे 2। तो मैं इसको इधर गुणा कर दूं तो अणुभार वो गैस हो जाएगा, अणुभार गैस का अणुभार बराबर हो जाएगा हमारे पास में वेपर डेंसिटी गुणा 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होंगे बच्चों हमारे लिए, है ना। तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा आपने पढ़ा है, बहुत ही खूबसूरत आपने पढ़ा है, बहुत ही बेसिक से आपने पढ़ा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको फिर से कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के जरिए मेरे से जुड़ सकते हो, और वैसे तो आप अगर रिपीट करके वीडियो को देख लोगे तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा पढ़ रहे हैं। आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, अपने रूबीडियम चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इस कंटेंट का फायदा ले सके। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा है उसके आधार पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन बन सकता है और किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, राम राम सर।